चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, है ना। और एक बार फिर से तो ये जो पेपर है, अगर हम देख रहे हैं आपके सामने, ये खुल चुका है ना। तो चलिए, जो लोग अभी ऑनलाइन हैं तो वो प्रयास करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। ये आज पेपर हुआ है आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर, एमपीपीएससी द्वारा ही हुआ है। पहली चीज, डेट है हमारी 21 सितंबर। तो इसका जो पहला पार्ट है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, इसका मैं एक ऑथेंटिकेटेड सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ। जिनने ये पेपर आज अटेम्प्ट किया है, ऑब्वियसली अब रात हो गई तो अब डेफिनेटली आप लोग आंसर्स तलाश रहे होंगे, तो ये पूरा एक ऑथेंटिकेटेड आंसर की जो मैं आपको दे रही हूँ, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, है ना। कुछ आपत्ति लगाने वाले प्रश्न भी हैं, जो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि अगर आप प्रश्न पेपर देने आ रहे हैं, देखकर आए हैं और आपत्ति लगाना चाहते हैं, तो उस पर हम पे भी आपको एक वीडियो अलग से बना देंगे कि क्या क्या आपत्ति लग सकती है। अभी मैं इसमें आपको ये प्रश्न पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व कराने वाली हूँ, ठीक है। एज इट इज मेरे पास जो अभी है, ये मेरे को भी प्राप्त हुआ है और ये सेट सी है ना। सी सेट का पेपर है ना। सी सेट नहीं है, मतलब कि जो सेट होते हैं उसके अंतर्गत, आई थिंक लास्ट तक दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि ये पेपर आपको दिख सके। सबसे पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण कानून अपने सिलेबस में दिया हुआ है ना। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के तहत ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कोई ये ना सोचे कि एनवायरमेंट का प्रश्न पेपर है क्या, नहीं, हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो यूनिट 3 में दिया हुआ था, ये यूनिट 3 का प्रश्न है। ये मैं इसको जो है वो डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगी, तो मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगी। सिलेबस मतलब जो है कि एक्ट में डायरेक्टली नहीं दिया, बट इसका जो आंसर होगा यह हमेशा जो है आंशिक रूप से जो है प्रेक्षित होते हैं, या इसका जो है निर्धारण नहीं होता। तो मैं इसका ए आंसर मानूंगी, ठीक है। इसका आंसर मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है वो ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अभी उस साइड वाले पे ध्यान ना दें, मुझे पता है लोगों का ध्यान जाता है, बट पेपर ऐसा ही अभी प्राप्त हुआ है मुझे। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी लल्लू क्वेश्चन। और यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है आपका पेपर 1 का। तो टिम बर्नर ली ने की थी, किसने की है? टिम बर्नर ली ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने ये है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या पूछा गया है। हाँ, ये अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इजी बनाने के लिए इसमें कुछ कुछ बातें, क्योंकि मुझे जो है अभी हिंदी में प्राप्त हुआ है, बाइलिंगुअल नहीं हो पाया है। चलिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ। जो स्तर 2, पहले इंग्लिश में मतलब बात सुन, इंटरनेट ऑफ थिंग का कौन सा स्तर संचार एवं जो है प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है, यानी कि कम्युनिकेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड कौन सा है? पहले ऑप्शन जो बता देती हूँ, स्तर 2 यानी कि लेवल 2, जिसमें लिखा है संयोजकता, यानी कि जो है कनेक्टिविटी, है ना। दूसरा बोला है डाटा संचार, यानी कि डाटा एक्यूमुलेशन, है ना, डाटा एक्यूमुलेशन। अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन। और आपका लिखा है संयोग, यानी कि जो है कोलेबरेशन। तो इसका जो उत्तर है, सही जो राइट आंसर है उसको मैं आपको बता देती हूँ, वो है स्तर 2 यानी कि कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी है, ये जो लेवल 2 है, टोटल जो इंटरनेट ऑफ थिंग में टोटल जो है 7 लेवल होते हैं। 7 लेवल में से जो स्तर 2 है, आपको बिल्कुल हमारे टीचर्स द्वारा, जो रजत सर हैं और कृति मैम वगैरह सभी लोगों ने ये सब चीजें कराई हैं। हालांकि यूनिट 5 जो है रजत सर कराते हैं, बाकी और यूनिट अलग अलग टीचर्स कराते हैं, है ना। तो इसमें जो है वो कनेक्टिविटी उन्होंने भी आंसर यही दिया है हमें। चलिए अगला प्रश्न आता है। देखिए ये सब चीजें टीम द्वारा होती है, एक इकलौता व्यक्ति मैं तो चलो फेस हूं अभी हाल फिलहाल में, कभी कोई और हो सकता है ना। बट ये है कि ये प्रश्नों के उत्तर हमारी टीम द्वारा पूरे प्रिपेयर किए जाते हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जो कि सर के सानिध्य में काम कर रही है। तो ये अपना अगला प्रश्न है, वो है कोल जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः किस अंचल में है? ये प्रश्न आया हुआ है, तो भाई किस अंचल में, आप खुद जवाब दे सकते हैं। कोल जनजाति जो है वो कहाँ पर वास करेगी? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मुझे पता है, हल्का सा मैं आपको दे सकती हूँ।
ये जो क्षेत्र है इसको बघेलखंड बोलते हैं, वहां पर जो है कोल जनजाति का निवास स्थान है। निमाड़ में नहीं है, मालवा में नहीं है, चंबल में नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलरली जो है सीरी, करौली, रीवा ये क्षेत्र में पाए जाते हैं, बल्कि सीधी सिंगरौली में अधिकतम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, तो डीप में प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट 3, वो यूनिट 3 में अगर हम बात करें तो हमारा एक्ट लिखा है ST/SC एक्ट। क्या बोला गया है उन्होंने? अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण नियम 1995, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराए गए हैं। इसके एक एक धारा के बारे में बताया गया है, और भी हम इसमें वीडियोस लेकर आएंगे। तब इसके पूछा गया इसकी धारा 16 यानी सेक्शन 16 के अंतर्गत के अनुसार राज्य स्तरीय जो विजिलेंस कमेटी बनेगी या निगरानी की सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो कौन करेगा इस समिति की अध्यक्षता? तो इसका जो आंसर है राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें और कौन कौन होता है? तो इसमें जितने भी ST और SC मिनिस्टर्स होते हैं वो सब सम्मिलित होते हैं, गृह मंत्री भी होता है, उसके सचिव भी होते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आज देखो, आज ही हमने प्रश्न किया, बिल्कुल आज ही हमने प्रश्न किया है ना। अब मैं आपसे पूछ क्वेश्चन नंबर 6, देखो आज ही महामैराथन में डाला था मैंने, हालांकि महामैराथन की PDF कल ही बन जाती है हमारी, है ना, एक दिन पहले सैटरडे को बनती है, और ये आज प्रश्न आ भी गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो सेम डेट है जो मैं आज बता रही थी आपको, 1 जनवरी 2000 है। ये महामैराथन में आज ही हमने किया है, 1 जनवरी 2008 को जो है ये अपना मध्य प्रदेश में लागू हो गया था। प्रश्न नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैं पूछा गया है आपसे, प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़, कौन से किले की बात हो रही है? देवगढ़ का किला। देखिए बहुत सारे, खेरला का किला है, देवगढ़ का किला है ना, और कौन कौन से बहुत सारे किले हैं। अब आपको ये बताना इनमें से देवगढ़ का किला है वो किस जिले में है ना। देखिए देवगढ़ का किला जो है वो गोंड साम्राज्य से संबंधित कहाँ पर है? ये छिंदवाड़ा में था। देवगढ़ का जो है वो कहाँ पर है? अपना छिंदवाड़ा में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न, अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8, बहुत बढ़िया। ये आएगा, कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देख पा रहे हैं तो इसमें दिया है कि प्रतिहारों के पतन के पश्चात जिज्जाग भुगती है मध्य प्रदेश, ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड ना, बुंदेलखंड की बात हो रही है। मैं कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा था? ये प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। आप भी ट्राई करें, जो लोग लाइव है आंसर देने के लिए, इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्या, ये जो है प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? परिवारजक, है ना, राष्ट्रीय तुल्य या आभीर। अगर मैं परिवारजक की बात करूँ, बिल्कुल बुंदेलखंड, लेकिन समय काल गलत दे रखा है ना। इसके अलावा आभीर जो है वो अपना जो है अपना निमाड़ वाला क्षेत्र, तो इसका जो आंसर चंदेल है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि जब हमारा प्रतिहार राजवंश का पतन हुआ, है ना, प्रतिहार राजवंश का जब पतन हो जाता है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग चंदेलों का उदय देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। देखिए बढ़िया शानदार क्वेश्चन आया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आज मैं खैर ये नहीं किया एक भी क्वेश्चन सर्टन, बट नॉर्मली हम लोग करते रहते हैं, और ये प्रश्न भी मैंने अपने कई बार दिया है और कई बार बोला है, IMP है, कई बार महामैराथन में क्वेश्चन करा है, आप खुद फील करेंगे, है ना। 1980 में जनजाति लोक कल्याण विभाग द्वारा डैश की स्थापना हुई, क्या कर्मा, वान्या, परंपरा या फिर प्रयोग? 1980 में मैंने आपको कईयों बार बताया है, भर भर के बताया है, मैं वान्या प्रकाशन, वान्या जो है प्रकाशन की स्थापना हुई, है ना। ये मैंने कई बार आपको बताया है, आप खुद फील कर पा रहे होंगे। प्रश्न हमने अपने महामैराथन में काफी ईमानदारी से कई बार अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे ऐसे करवाए हैं, तो आज आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये भी प्रश्न मैंने आज ही डिस्कस करा है आपसे, 2025 में किस जनजाति, ये मैंने, अगर आप मेरे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है ऐप पर जाएंगे और इंट्रोडक्टरी वीडियोस चेक करेंगे, मैंने जब भी ये आपको बताया है पहले स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, तो मैं हमेशा बताती आई हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में इसको क्या है, अपना भगोरिया को क्या कर दिया गया है, राजकीय पर्व या फिर उत्सव के रूप में घोषित किया है। बट अभी जैसे मैं बता रही हूँ, घोषित किया था, है ना, घोषित किया, लेकिन 2025 में इसको पूरी तरीके से क्या है
वो शिवराज सिंह चौहान बस बोल के आ गए थे, मैंने बताया था, है ना, और एक न्यूज आ गई थी, बट कोई कटिंग फाइनल नहीं आता। अब इसको फाइनली एक गजट नोटिफिकेशन द्वारा बना दिया गया, ठीक है। ये भी मैंने तब भी पढ़ाया है, आप देखिएगा इसको, है ना। और जो हमने पढ़ा उसमें से बाहर नहीं गया है ना, बिल्कुल। और ये तो खैर अभी क्वेश्चन आया था, ये तो प्रश्न अभी किसी पेपर में, लास्ट पेपर में देख रही थी, उसमें ये कौन सा पेपर था मेरे को जहां तक याद आ रहा है, 24 अगस्त का पेपर था, है ना। 24 अगस्त का जब मैंने पेपर कराया था उसी में ये सॉल्व कराया था, तब भी एक प्रश्न आ चुका है ना। मझगवा डॉक जो शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इनमें से कौन सा जो है स्टेल्थ ब्रिगेड जहाज, ये मैं आपको सही बता रही हूँ, देखो 24 अगस्त का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, उसमें प्रश्न आया, एज इट इज रिपीट है, PYQ एज इट इज रिपीट हो रहा है, हम देख रहे हो। तो बिल्कुल जो है INS उदयगिरी कब का, इसका आंसर हो जाएगा INS। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखो एक तो उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, यही वजह है कि हम इसको इतना फोकस करके पढ़ रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश में प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, ये उदयगिरी की विदिशा में है, कहाँ पर है, विदिशा में है ना। और जो मझगवा डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड है, ये बॉम्बे में जो है तरीके से रहती है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे से कभी भी हमने पढ़ा हो, अगर वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है, अदरवाइज जिनने उसकी तैयारी की थी मेरे से महिला पर्यवेक्षक की, तो उनको बिल्कुल पता होगा, मंगल दिवस योजना, है ना। मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है, तो मंगल दिवस की योजना जो है हर मंगलवार कोई ना कोई दिवस मनाने की जो है वो आंगनवाड़ियों में होती है, इसलिए महिला बाल विकास विभाग की ये अपनी एक योजना है ना। महिला बाल विकास द्वारा ये है मंगल योजना चलाई जाती है, जिसमें कुंवारी कन्याओं को गोद भराई, माता जो है गर्भवती माता का भी होता है गोद भराई जी, कुछ रस्में होती हैं, कुछ उसमें वो करते हैं इस टाइप की चीजें, और आंगनवाड़ी में ये होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, इस प्रश्न पे एक चीज है, देखिए प्रश्न पहले समझ लेते हैं क्या है। प्रश्न आपको पूछा गया है, वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि पर कैपिटा इनकम कितने प्रतिशत थी, है ना, चालू कीमतों पे, यानी कि करंट रेट पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, एज इट इज हमने कई फैक्टर नहीं पढ़ा, तो इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी, तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति है, और ये बहुत डिफिकल्ट, मैं इसको मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन में रखूंगी, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 3 का प्रश्न है, और मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन का पार्ट मानती हूँ। कारण ये 2023-24 का डाटा ये पूछ रहे हैं, और आमतौर पर हम जो है वो 2024-25 का डाटा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो अभी आया है। तो ये प्रश्न अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि नहीं, मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ये है। अब आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन हमने कहीं पढ़ा है या नहीं, एज इट इज क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा ये वाली बात। तो इसका एक अप्रोक्स आंसर अगर आप मुझसे थोड़ा सा इसको मतलब मैं अपनी तरफ से कोई आंसर अगर देना चाहूँ, तो कोशिश करते हैं कि देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं, बट लगभग जो है 72% के आसपास का ये हिसाब किताब इसका बन पाता है। जैसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ यहाँ पे किस प्रकार से ये है, पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है, तो ये जो है ये MP का पर कैपिटा इनकम है 21,595, ये इंडिया का पर कैपिटा इनकम है। तो अब इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है अगर आप थोड़ा सा समझने को प्रयास करें, इसमें से अगर हम बात करें, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अभी इसमें कंफ्यूज हूँ आंसर देने में, क्योंकि मैं जो अगर कैलकुलेट करके निकालती हूँ लगभग 70% के आसपास आएगा, 72, बट अब इस केस में दो आंसर जा सकते हैं, अगर वो इसको हो सकता है ये 77 वाला भी मान ले, तो वो आयोग की आंसर की पे डिपेंड करेगा, मैं इसमें भी कोई उत्तर नहीं दूंगी, ठीक है। हो सकता है डिलीट भी हो जाए अगर सही से लोग इस पे आपत्ति लगाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, और हो सकता है मेरी नॉलेज में भी ना दोनों बातें हैं ना, मैं इसको अपनी तरफ से तो आंसर नहीं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, और मुझे अगर मिलता है उसका आंसर तो मैं डेफिनेटली आपको देती हूँ, अभी शॉर्ट नोटिस पे थोड़ा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात करते हैं, जिसमें उत्पादकों और उनसे संबंधित स्थानों को मिलाना है, ये बिल्कुल गाडरवाड़ा ही है ना, जिस स्टूडेंट का उसने सही बोला है, गाडरवाड़ा की जो तुअर दाल है, कौन सी, गाडरवाड़ा की तुअर दाल है
है ना, वो कहाँ पर है, तो गाडरवारा नरसिंहपुर में है, तो 1 लगेगा, है ना। जो है कुंभराज धनिया, तो धनिया के लिए जो है वो गुना प्रसिद्ध है, मैंने कई बार बताया है, धनिया धन कई गुना बढ़ता जाए, है ना, नीचे नहीं जाना, तो नीमच और गुना, है ना, दोनों जो है वो अपना क्या रहेगा, धनिया के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें भी पर्टिकुलरली कुंभराज धनिया जो है गुना की है। फिर आते हैं भाई जीरा शंकर चावल, जीरा जो है अपन इसके लिए शिवनी लगा सकते हैं, क्योंकि चिन्नौर चावल के लिए हमें महाकौशल तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि चिन्नौर चावल वैसे बालाघाट के हैं, बट ये प्रश्न का अगर हम मैचिंग मिलाएंगे तो हमें होना चाहिए 1 3 4 2, है ना, तो ये हमें सी ऑप्शन में मिल जाता है ना, 1 3 2 4, ये अपना सी ऑप्शन में हमें मिल रहा है इजीली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे देख लेते हैं। ठीक है, ये भी अपना अच्छा प्रश्न है ना। अब इसमें भी वही है, एमपीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जूम, हाँ बिल्कुल मैं कर रही हूँ जहाँ संभव, प्रश्न वो थोड़ा सा वैसा था, आप समझ पा रहे होंगे। जब प्रश्न बड़ा है तो मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पीपीटी नहीं है ना, जहां पर जो हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख पाते हैं हम, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। अब देखिए प्रोत्साहन नीति का नाम, इसका जो है एक्चुअली प्रमोशनल वो लिखा है, मतलब थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये है कि औद्योगिक संवर्धन नीति है, प्रोत्साहन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई दिक्कत नहीं है, हमें आयोग से कोई घृणा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा आयोग है, एग्जैक्ट नाम तो छाप ही सकते हैं, तो जो प्रोत्साहन नीति की जगह संवर्धन नीति है ना, में ये चर्चा हुई है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, इंग्लिश में जरूर बोलते हैं, हिंदी में संवर्धन नीति नाम से है, उसमें कितना रोजगार सृजन की जो है प्रत्याशित रखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग आंसर मुझे जरूर दें। इसमें अगर हम बात करेंगे, ये भी जो है यूनिट 3 का ही प्रश्न है, यूनिट 3 में हमारा बहुत डिटेल में अच्छे प्रश्न पूछ रहा है आयोग। इसकी अगर हम बात करेंगे, 20 लाख जॉब बनाने की इन्होंने बात की है ना, 20 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, यानी कि रोजगार का सृजन किया जाएगा, कब तक, 2030 तक ये लक्ष्य है। अगली बार हो सकता है उल्टा कर दे, ऊपर ये लिख दे, नीचे पूछना कब तक, है ना। अच्छा ये बताइए, प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दुगना कर, सॉरी हाँ बिल्कुल सही है, अभी थोड़ा आज मेरा स्वास्थ्य सी थोड़ा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र में मृदा आप जो है अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है इनमें से। ठीक है, मतलब कि जो सॉइल इरोजन की बात हो रही है, सॉइल इरोजन का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्या वायु जो है अपर्दन, यानी कि विंड इरोजन, या फिर जो अवनालिका अपर्दन जिसको गुली रीजन बोलते हैं, है ना, इसका मतलब ये है हमारा ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाय अपर्दन, ग्रेविटेशनल या मरुस्थलीकरण, यानी कि डिफॉरेस्ट्रेशन, वो डेजर्टिफिकेशन, सॉरी इसको बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन इंग्लिश में। अब इसका आंसर बहुत इजी, आप बहुत इजीली, सबको पता है और इजीली आप कर पाएंगे और सोचेंगे इजी लल्लू पंजू सा क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल हर पेपर में हमेशा 10 क्वेश्चन जो है 50 में से इजी ही आते हैं, भयंकर इजी आते हैं। आप कहोगे अरे ये तो कई बार पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं, जो है सिंचाई, बड़ा हो जाए ना हो पा रहा है, सिंचाई व जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन 2 जिलों में। इसका मैं आंसर चाहूंगी कि आप लोग, हाँ बिल्कुल पीवाईक्यू है, बहुत बहुत सारे प्रश्न पीवाईक्यू इसमें मिल जाएंगे, आपको दिखेंगे। चलिए इसका आंसर मैं चाहूंगी आप लोग, तो पानी पी लेती हूँ। तो प्रश्नों का लेवल आप समझ पा रहे होंगे, एक अच्छा लेवल पहुंचता जा रहा है ना, और अपना, हाँ बिल्कुल। चलिए 17, अगर हम बात करें माही नदी, अगर वो पता है आपको, धार जिले से निकलती है, झाबुआ से होते हुए राजस्थान में चली जाती है। माही नदी जो है वो 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, इसे कंठाल की गंगा नाम से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका झाबुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय बहुल उद्देश्य परियोजना कौन सी है, यानी कि इंटर स्टेट्स मल्टी क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इनमें से कौन सा है। क्या हरसी परियोजना है, भांडेर परियोजना, राजघाट परियोजना, या फिर सिंध परियोजना। आप लोग इजीली बता सकते हैं, बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई मुझे बताइए, है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा राजघाट परियोजना, है ना। राजघाट परियोजना जो है वो ललितपुर उत्तर प्रदेश में, और ये एमपी संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है ना।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? ओके, सही नहीं है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तिगवा में क्या विष्णु मंदिर है? बिल्कुल है ना। जो है ये खरवाई, खरवाई जो है हमारा, ये अगर हम बात करते हैं, खरवाई जो है जो रायसेन, बिल्कुल मैं ये रायसेन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा था, खरवाई जो है वो रायसेन में है। नचना कोठार में पार्वती मंदिर बिल्कुल है ना। ये तिगवा विष्णु मंदिर कटनी हो गया, नचना कोठार पार्वती मंदिर पन्ना हो जाएगा। लेकिन भूमरा में जो है वो रामगुप्त के अभिलेख नहीं मिले हैं, बल्कि भूमरा में शिव मंदिर है। क्या है? हमारा एक शिव मंदिर है। और रामगुप्त का अभिलेख जो है वो दुर्जनपुर में है। कहाँ पर है? दुर्जनपुर विदिशा में है। कहाँ पर है? दुर्जनपुर विदिशा में। तो ये सारे अभिलेख है, गुफाएं हैं, ये सभी आपकी समय समय पे आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत शानदार। मत मयूर संप्रदाय का संबंध किससे है? और ये कलचुरी वगैरह जब भी मैंने पढ़ा है तो कई बार स्ट्रेस डाला है, मत सेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो गोलकी मठ जो हुआ करता था उससे जुड़ा हुआ मत मयूर सेक्ट है, जो कि क्या है? शैविज्म यानी कि शैववाद से संबंधित है। इसका कई लोगों ने ऊपर जो आंसर। अगला प्रश्न तो बहुत ही फेमस प्रश्न रहा था, बड़ा करना पड़ेगा, भी जाएगा इतने में। इस साइड आ जाते हैं ताकि आपको प्रश्न दिख सके। प्रश्न है, भारत में किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF, है ना, BWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2023 का खिताब विश्व के तीसरे जो है वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, है ना। विश्व के तीसरे सबसे बड़े जो खिलाड़ी है उसको हराना, और ये बैडमिंटन का होता है ना, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये जीता है। तो ये जो है आयुष सेठी है। कौन है? आयुष सेठी, उभरता हुआ नाम है बैडमिंटन के लिए ना। ये स्पोर्ट्स यूनिट 5 में आपको बताया, आपको करंट अफेयर पढ़ना होता है, उसी के तहत है ये। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर हमेशा आता ही आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्ष 2025 में पद्मश्री जो है पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश में कौन चिकित्सक है इनमें से? क्योंकि बहुत सारे इसमें अपने टोटल 5 लोगों को पद्मश्री मिला था, है ना, 5 लोगों को मिला है। ये सभी लोग हैं, एक और थे भैरू सिंह जी, उनका नाम इसमें नहीं है। ठीक है, रामचंद्र सिंह भाटी अगर बात करें भोपाल से है, और ये कलाकार है, ये भोपाल से हैं, और ये कौन है? कला की फील्ड में इनको मिल रखा है। फिर शैली होलकर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से हैं भाई? खरगोन से हैं, और इनको जो है उद्योग के लिए मिला है, उद्योग के लिए मिला है। अगर हम ये बात करते हैं जगदीश जोशीले जी की, कहाँ के हैं भाई? ये हमारे जो है निमाड़ क्षेत्र के हैं, और जो निमाड़ी साहित्य है, निमाड़ी जो साहित्य है, और उस पे इन्होंने वर्क किया है। अगर हम बात करते हैं जो है बुधेंद्र कुमार जैन, जो कि कहाँ के हैं? ये सतना के हैं, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, सतना। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश सचिवालय, अच्छा ये प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा आप उत्तर देने का प्रयास करें मुझे। ये प्रश्न का उत्तर देना, प्रश्न आपको दिख रहा है? मध्य प्रदेश सचिवालय वल्लभ भवन, है ना, मध्य प्रदेश सचिवालय वल्लभ भवन की जो स्थापना है बेसिकली, उसकी स्थापना किसने कब की? चलिए बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। क्या आपको लगता है ना? इस प्रश्न में जो है मैं आपके सारे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। डू वी हैव टाइम? यस वी हैव। काफी लोग जा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो ऑप्शन देखते हैं। अगर इसमें है मोरारजी देसाई, जो कि 1957 में स्थापना हुई है। जवाहरलाल नेहरू अगर हम बात करेंगे तो 1958, है ना। या फिर जो बात करते हैं हम कैलाश नाथ काटजू 1956, या द्वारका प्रसाद मिश्र जो है 1959। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि कब इसका स्थापना शुरू हुई, किसने आधारशिला रखी, ये सारी प्रश्न के उत्तर आप मुझे बताइए, है ना। और अभी तक जो उत्तर आया है मात्र एक व्यक्ति का आया है, बट वो थोड़ा सा मुझे कम लॉजिकल लगा। बाकी लोग बताइए।
चलिए, वैसे तो ये है जो वल्लभ भवन है 1962 में ये बनकर खड़ा हो गया था। ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट लेवल का मैं मानती हूँ, और इसका जहां तक मैं अपने अनुसार आंसर दे पा रही हूँ, तो इसका जो आंसर होना चाहिए, या तो मतलब ये मैं प्रिसाइजली अगर मेरे से कोई बोले तो द्वारका प्रसाद मिश्र जहां तक है वो 99% वो आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा वो लेना चाहूंगी लिबर्टी। एग्जैक्ट आंसर मुझे कहीं मिला नहीं, और मैंने आज तक पढ़ा नहीं है, या ये बोल लो मेरी नॉलेज से कमी है, बट फिर भी द्वारका प्रसाद मिश्र जी को मैं ये जो है इसको हम लेना चाहेंगे। अगर फिर भी आंसर की हो सकता है कुछ और भी दे, और हो सकता है यह भी दे, तो सोर्स मेरे पास अभी नहीं है, बट जहां तक मुझे लग रहा है अभी के लिए आप डी मान सकते हैं, अगर आप मानना चाहें, ठीक है। नहीं तो इस पे मैं अभी लिबर्टी लेना चाहूंगी कि भाई मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विधानसभा का तो पता ही है यार, विधानसभा तो सबको पता है। वल्लभ भवन जो कि सचिवालय है उसकी बात हो रही है प्रश्न में, देखिए वल्लभ भवन की बात है, और एग्जैक्ट इसका जानकारी ना इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मुझे पता है मिलेगी कहाँ, मिलेगी हिंदी ग्रंथ अकादमी, बस उसको और डिटेल में देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट वहां पर भी अभी मुझे मिला नहीं है, बट ठीक है, और बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं, अगला प्रश्न ये है, संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। इसमें बोला है संविधान की 11वीं अनुसूची में 28 विषय हैं जिसमें नगर पालिकाओं को जो है विधि बनाने का अधिकार। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है बताइए। तो नगर पालिका उल्टा कर दिया इन्होंने, आप समझ रहे हो, इसमें क्या है इन्होंने उल्टा कर दिया है बिल्कुल, इसीलिए दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। कि ऐसा नहीं है, नगर पालिका को 29 विषय एलोकेटेड नहीं है, बल्कि पंचायतों को 29 है, नगर पालिका को 18 विषय, वो उल्टा हो गया है पूरा, ठीक है। और भी है कि भाई अनुसूचियां भी उल्टी कर दी हैं, 11वीं जो अनुसूची है पंचायत से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं से रिलेटेड, तो बिल्कुल उल्टा हो, ये दोनों ही गलत है, इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बता रही थी कि हाँ ये इस टाइप के प्रश्न आने लगे हैं जो मैं बता रही थी आपसे, ठीक है। अब वो ये कि क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं ऑलरेडी, अब बहुत डीप में जाना है उनको, तो ये आप देखेंगे इसका। पर वही है, थोड़ा लॉजिक से सॉल्व हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम क्रम के अंतर्गत गठित हुआ। क्रम पूछा, आप सोचोगे यार मैडम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो क्रम से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, हमें वर्ष तो पता है ना, वर्ष जब ऑप्शन में दे रखा है 1995, और ये हमें पता है, अगर आप ढंग से पढ़ा है तो 25 जो है वर्ष 1995 इसका आंसर है। बट क्रम देख के लोग डर गए, मैडम क्रम पूछा है, अरे क्रम पूछा, क्रम, अरे क्रम क्या पूछा, देखो ना वर्ष भी तो दिया है ना, क्रम में वर्ष भी दिया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड, ये बढ़िया क्वेश्चन आया है। नॉर्मली बॉक्साइड के लिए जो है हम इनमें से जो ऑप्शन है उनमें थोड़ा, अगर मध्य प्रदेश में प्रमुख बॉक्साइड उत्पादन जिला, बॉक्साइड के लिए क्या है ना, नॉर्मली लोग ये जानते हैं जबलपुर, है ना, फिर कटनी ज्यादातर, है ना, और अनूपपुर उससे भी ज्यादा अगर कोई होता है तो, या फिर मंडला। बट लोग जो है वो शहडोल भूल जाते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो शहडोल भूल जाते हैं, तो इसीलिए प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है बढ़िया तरीके से, तो इसका आंसर जो है वो शहडोल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलाजखंड कॉपर, मलाजखंड तांबा क्षेत्र किस जिले में स्थित है। इजी क्वेश्चन, भयंकर इजी क्वेश्चन है। आप कहेंगे मैडम ये तो बहुत ही लल्लू पंजू क्वेश्चन, तो आते हैं ना, आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसका सही उत्तर इसका जो है वो डिंडोरी है, सबसे ज्यादा कम जो जनसंख्या घनत्व है वो डिंडोरी में है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये अभी मध्य प्रदेश सरकार इस पे काफी जोर दे रही थी, है ना, इस पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि अभी एक आयोजन भी हुआ था जिसके तहत जो है वो सीएम ने जो है इनको सम्मानित किया है, इनके बारे में लोगों से चर्चा भी की है। प्रश्न है आपके सामने, ये जो है जनजाति क्रांतिकारी स्वर्गीय श्री भभूत सिंह, है ना, ये प्रश्न पूछा गया है कि जो है जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में थी।
क्या नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा या मंडला? बताइए भाई बताइए। और अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ कुछ बातें बताती हूँ, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे किसकी हेल्प करी थी इन्होंने? तात्या टोपे के साथ नर्मदा रिवर क्रॉस कराने में हेल्प की थी। इसके अलावा एक सशस्त्र विद्रोह भी देखा है जो कि अंग्रेजों के साथ इन्होंने किया था, जिसकी जो है जानकारी दी गई है। सशस्त्र जो है संघर्ष की बात भी हुई है ना। और ये कहाँ के थे? नर्मदापुरम में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे तो पचमढ़ी क्षेत्र, कौन सा है हमारा? पचमढ़ी क्षेत्र, और जनजाति पड़ेगी कोरकू। ये आप याद रखिए। को सही मालूम था तो बिल्कुल राजीव सविता जी को एकदम सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मतलब नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सबसे पहले 1977 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? दिल्ली में किया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी भूमि अनुदान में दी और ये जो है 1985 में ये भोपाल में ऑटोनॉमस हो गया है, यानी कि स्वायत्त हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो भोपाल हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसके आंसर तो सही होंगे। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर, ये आज का पेपर है, आपको इजी लग रहा होगा। क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? आज की डेट में पूछ रहा है। स्थापना के समय ये छिंदवाड़ा में था, लेकिन आज की डेट में ये कहाँ पर है? इजी है, बता देंगे आप लोग भी, ये भोपाल में है। स्थापना कब हुई आप मुझे बताइए। वैसे आज हम देख चुके हैं ऑलरेडी ये सब, ठीक है, ऑलरेडी हम ये सब देख चुके हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे, बड़ा कर, ये दिख रहा होगा, मे बी नीचे का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, और नहीं थोड़ा सा छोटा करके तो ऑप्शन दिखा सकते हैं, अभी दिख। ठीक है, ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए अब इसमें क्या पूछा गया है, जनजाति बोली एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वान्य सामुदायिक रेडियो केंद्र का संचालन निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं किया जा रहा है? ओके, अब इसमें ऑप्शन इन्होंने जो दे दिए हैं ना, ऑप्शन में क्या दे दिया है? ऑप्शन में दे दिया है इन्होंने जो है मेघनगर, अलीराजपुर, खलवा और बहियर। अब इसमें कुछ लोग जो है अलग अलग आंसर लगा देंगे तुक्काबाजी, लेकिन इसमें से जो एक एग्जैक्ट अगर हम जाएंगे कि मेघनगर झाबुआ में और अलीराजपुर के भावरा में, ये दोनों ही जगह भीली समुदाय रेडियो है। अगर हम बात करते हैं खलवा खंडवा में कोरकू का है, कोरकू सामुदायिक रेडियो हमें देखने मिलता है। अब इस प्रश्न के उत्तर में अगर हम बात करें तो बहियर बालाघाट में भी जो है ना, बहियर बालाघाट में भी है माड़िया। कौन सी जनजाति? माड़िया जनजाति का जो है वो सामुदायिक रेडियो अब प्रस्तावित था। क्या था? इसको थोड़ा सा समझेंगे। प्रस्तावित है ना, यानी कि प्रपोज्ड था। तो अब हो सकता है 99% जो आंसर आए वो बहियर आए, कि हो सकता है वो बना ही ना हो अभी। लेकिन अगर ये बन चुका है, मुझे जानकारी नहीं है, अगर ये बन चुका है तो एमपीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट करेगा, क्योंकि क्या है, नहीं और कोई उत्तर नहीं है। और हो सकता है एमपीपीएससी ये इंटरप्रिटेट भी कर ले कि भाई अलीराजपुर तो जिला है, जगह तो भावरा है और ऑप्शन में भावरा नहीं, बट ये थोड़ा सा बन रहा है, मतलब हाँ वही थोड़ा ये प्रश्न जो है, मैं कह रही 90% वो हो सकता है बहियर मान लें और हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए। तो ये मैंने पूरी डिटेलिंग आपको बता दी। झाबुआ मेघनगर में जो है वो भील का है, भावरा अलीराजपुर में भी भील का है, खलवा खंडवा में कोरकू का है, लेकिन बहियर बालाघाट में माड़ी जनजाति का। और वो जो है मैं एग्जैक्टली आपको बता रही, प्रस्तावित है कि बन रहा है, अब बन चुका है नहीं चुका है ये नहीं। और अगर ऐसा है तो आंसर हो सकता है वो बहियर मान ले, और ये भी संभावना है कि वो इसको डिलीट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका सामने। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन चालकोलिथिक पीरियड का जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, कौन सा स्थान नहीं है? ठीक है, आपका कायथा जो है उज्जैन,
शायद था उज्जैन में है ना। इसके लिए विष्णु श्रीधर वाकणकर का नाम, आपका नाम सामने आता है। नावदा टोली खरगोन, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है साकड़िया, HD साकड़िया। और एरन सागर वाजपेयी जी है ना, वाजपेयी जी है जिन्होंने इसकी। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में, इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में। तो द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी अच्छा है क्योंकि अशोक के जो बात करते, सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, बिल्कुल अच्छा बन सकता, क्या बन ही है, बन सकता कह रही हूँ। वैसे कौन सा नहीं, कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है? सांची से बिल्कुल, गुर्जरा से है, पनगुड़ारी, लेकिन सागर से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है हमें अशोक का। और जब भी मैं मौर्य काल वगैरह पढ़ाती हूँ तो मैं सारे अभिलेखों के बारे में जानकारियां कहीं ना कहीं देती हूँ और चीज बताती हूँ कि भाई ऐसा है ऐसा है, पर सागर में कोई जानकारी हमें प्राप्त इस प्रकार की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? कीर्ति मैम ने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ाई हुई है और डिटेल में उन्होंने सारे मैप वगैरह हर चीज के द्वारा ये समझाया था, और इसमें कई बार उन्होंने ये आंसर आपको पता ही होगा, क्लास में पढ़ा ही होगा। तो ये मैं काल वो जो है महादेव श्रेणी, सॉरी महादेव श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। और इजी क्वेश्चन है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको मैम ने बहुत डिटेल में मैप के माध्यम से बताया हुआ है। ये जो है वो मुल्ताई में है। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है भाई? मुल्ताई में है, और मुल्ताई के जिले में आता है, बैतूल जिले में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 37, इजी क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित जो है तमसा कुंड, कौन सी जगह पे? तमसा कुंड नामक जो है ठीक है, तमसा कुंड नामक स्थान से जो है निकलती है। बढ़िया प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। बताइए तमसा जो है किस नदी का पुराना नाम है? तमसा जो है वो किस नदी का? तौस नदी का है। और ये आज की डेट में कहाँ पर है? मैहर, है ना, मैहर में है। ठीक है, तमसा नदी पे है वो अपना मैहर, तो इसका आंसर तौस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। नई योजना है सरकार की, है ना, इस पे बहुत चर्चा भी हो रही है ना। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की जो अनुसूचित जनजाति आबादी कितनी होनी चाहिए? बहुत प्रश्न अच्छा है। यानी कि जो है शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत गांव को चुना जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कम से कम 50%, अधिक तो बहुत हो सकती है बट कम से कम 50%, इससे कम तो नहीं चलेगा कि उसको माना जाए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। बहुत ये पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं ये वाला, पर ठीक है पूछा है, हम भी थोड़ा सा अवेयर रहेंगे। थोड़ा पुराने लोग जो है ना वो बता पाएंगे सही, मतलब थोड़े दिनों से तैयारी में कर रहे हैं। ये प्रश्न ऐसा ही कुछ कुछ प्रश्न उन्होंने एक बार और पूछा था, तो भाई ठीक है, जस्टिफाइड जो भी पूछे, PSC शर्मा थे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने डैश को अपने कार्यभार ग्रहण किया था और उन्हें प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न है, यूनिट 3 से प्रश्न जोड़ा गया है। अब इसमें देखिए जो लोगों ने पहले पेपर दिया तो ये क्वेश्चन आ चुका है। डेट, तो डेट जो है उसकी 8 जुलाई है 2021, और इसमें एक ही ऑप्शन है 8 जुलाई 2021 का, वो है फिर से आगे लिखा है मोहम्मद रफीक। तो यही सही उसका उत्तर है, ए हो जाएगा इसका उत्तर, है ना, क्योंकि भाई क्यों है तो ठीक है, जस्टिफाइड है भाई, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोरकू जनजाति, हमने बहुत डिटेल में पढ़ी, आप मेरा वीडियो देखिएगा, वीडियो मैंने बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है। कोरकू का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें बताया है मैंने, है ना। गादली नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य? तो ये कोरकू नृत्य का है ना, कोरकू का है। गादली जो है वो कोरकू का, खासकर शादी के अवसरों पर किया। मध्य प्रदेश की जो है पलक शर्मा, हाँ ये भी बढ़िया है। पलक शर्मा ने जो आयोजित राष्ट्रीय खेल जो हुए थे 2025 के, उसमें किस विधा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है ना। तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने 1 मीटर जो है स्प्रिंग बोर्ड जो है
गोताखोरी में किया था, ठीक है, पलक शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये थोड़ा स्पोर्ट्स की करंट अफेयर आप पढ़ के जाइए, थोड़ा सा अभी से ध्यान रखिए। बाकी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम ट्राई करेंगे प्रोवाइड करें, कोर्स के अंदर तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे। और अभी तक आपको पता है कि अप्रैल बल्कि मई जून सर ने कंप्लीट करा के जुलाई तक का करंट अफेयर दे दिया है ऑलरेडी, और एक पूरी मेगा क्लास के रूप में आपको दी जाएगी, जिसमें पूरा करंट अफेयर सर कराने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न जो मैं आपको समझाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 को अगर हम देखेंगे तो ये एक सामान्य वेब सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन की बात हो रही है, सर्च इंजन, वेब सर्च इंजन। ठीक है, वो है ऑपरेशन का सही क्रम क्या है, किस प्रकार से काम करती है। क्वेरलिंग होती है, एक चीज होती है क्वेरलिंग, पहले क्वेरलिंग होती है ना, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर सर्चिंग होती है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, पहले क्वेरलिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर सर्चिंग होती है। के पीछे की थोड़ी सी साइंस डिफिकल्ट है, तो वो थोड़ा आप क्लास में पढ़ेंगे तब सीख जाएंगे ये सारी चीजें, और सर कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड पर्यावरण यानी कि क्लाउड एनवायरनमेंट में जो है रैपिड इमर्जिंग करने के लिए मुख्य रूप से किस जो है तकनीक का उपयोग होता है। तो ऑटोमेटिक और जो है आरटी है ऑटो है, ऑटोमेशन का बेसिकली है ना। देखो मैनुअल कोई चीज होती नहीं है इसमें, है ना। स्थायी जो संस्थान आवंटन ये भी नहीं है, भारी भौतिक और जो है अवसंरचना भी नहीं है, यानी कि जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं। इसका जो आंसर है वो ऑटोमेशन व और जो है ऑर्कोटेशन है। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है आपका। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ के किस वंश का, अकबर का आक्रमण पता है आपको, अकबर का आखिरी आक्रमण और पहला दोनों ही मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। तो बताइएगा आखिरी जो है वो किसका हुआ था, फारूकी वंश के खिलाफ हुआ था। ठीक है, फारूकी वंश के खिलाफ हुआ था, 44। अब आगे बढ़ते हैं 45। बुंदेलखंड व बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित करने का निर्णय हुआ। ठीक है, मालवा में सम्मिलित कर डैश का निर्माण होगा। ओके, माने कि बुंदेलखंड व बघेलखंड को जोड़ दिया मालवा में, और क्या बना दिया, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बना दिया था। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं समझ रही हूँ ब्लर है, तो पेपर मुझे ऐसा ही मिला है, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, बुंदेलखंड बघेलखंड को मालवा में मिला के बनाया गया था सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ये बढ़िया है ना। गौंडकालीन प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा गणेश जो है नृपवर्णम जो बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य माना जाता है, और राम जो है विजय महाकाव्य के लेखक कौन है, एक ही हैं दोनों के। और इसका जो आंसर विंध्य प्रदेश नहीं, विंध्य प्रदेश नहीं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई थी, एजेंसी का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से होगा, मालवा में जोड़ा गया। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड बघेलखंड मिला के, फिर बुंदेलखंड बघेलखंड और मालवा मिला के सेंट्रल इंडिया एजेंसी। क्वेश्चन आप समझिए, गणेश नृपवर्णम, तो ये रूपनाथ ओझा जी हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है ना। रूपनाथ ओझा है, वैसे झा लिखा है पता नहीं क्यों, पर ठीक है ओझा है शायद, जहां तक मुझे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47। तो इनमें कथनों पे विचार करना है। ओके, तो ये काफी बड़ा प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा हमें ऐसा करना पड़ेगा उसके लिए। और आप लोग थोड़ा सा पहले हम ऑप्शंस पहले हम ये देख लेते हैं, फिर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है, पंचायती पेशा के बारे में है कि संदर्भ निम्न के कथनों पर विचार कर लेते हैं। भाई पेशा अधिनियम संविधान के भाग 9A से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। 9A से नहीं, ओनली 9 से है, यानी कि पंचायत से है। ठीक है, इसके बाद यह है पंचायतों से संबंधित, सही बात है। ये स्थानीय स्वशासन के जो है प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्र पर लगता है, तो बिल्कुल सही है। यह जो है स्वशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका को भी जोर इसे, तो ओनली ए गलत है। अब आ जाते हैं इनकी कोडिंग पे, ए गलत वाला है तो ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, सभी में तो आएगा नहीं। ये आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब आखिरी पेज है अपना, है ना। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। देखिए भाई ये प्रश्न भी 99.99999% डिलीट होगा, बल्कि 100 के टेंट बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है
अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? चचाई में है ना? कहाँ पर है? चचाई। चचाई कहाँ पर है भाई? कहाँ पर है? चचाई में है। और चचाई कहाँ पर है? चचाई जो है जिला पड़ता है अनूपपुर, है ना? जिला पड़ता है अनूपपुर। अब इसमें हो सकता है वो प्रश्न का उत्तर शहडोल मान ले, हो सकता है इसका उत्तर शहडोल मान ले, क्योंकि अनूपपुर जो है वो एक समय पे शहडोल का हिस्सा हुआ करता था, बट टेक्निकली इसका आंसर चचाई अनूपपुर होना चाहिए, बट अभी वो है वो शहडोल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अभी जो आंसर आएगा वो शहडोल आएगा, ये मैं बता रही हूँ। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में फिर लोग लड़ाई करेंगे, हो सकता है डिलीट भी हो सकता है वो डिलीट। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम, हाँ ठीक है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ना? सुमन कार्यक्रम जो है वो है कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों की निगरानी करना, है ना? जो जच्चा बच्चा है वो सुपोषित मातृत्व अभियान करके इसका नाम है, सुपोषित मातृत्व अभियान करके सुमन कुछ ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एसडीजी से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडेक्स 2000 इंडेक्स 4 इधर एसडीजी इंडेक्स 4.1 में अगर हम बात करते हैं 2023-24 में ये हुआ। अच्छा, एसडीजी इंडेक्स निकालता कौन है? वो निकालता है भाई नीति, कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, आयोग। ओवरऑल इस इंडेक्स में एमपी की जो स्कोर था वो 67 स्कोर था। अब बात हो रही है कि इनमें से किसमें वो फ्रंट रनर श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये श्रेणियां हैं, फ्रंट रनर है ना, एस्पायरिंग है ना, इस तरीके से अलग अलग श्रेणियां हैं, उस श्रेणी में नहीं आता है फ्रंट रनर में। अच्छा, ओवरऑल एमपी को फ्रंट रनर में ही रखा है, क्योंकि 65 से ऊपर स्कोर वाले को फ्रंट रनर में रखते हैं। तो लक्ष्य 1 में जो है वो अपन कम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एस्पायरिंग सीरीज में, बल्कि ये तीनों में जो है 6, 8 और 15 में हमारा क्या है, अपना फ्रंट रनर का स्कोर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आईटीआई प्रिंसिपल का ये पूरा जो पेपर है मैंने सॉल्व करा दिया। इसका जो आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर 2 पार्ट बी जो होता है बेसिकली, उसका सॉल्यूशन भी आने वाला है, और डेफिनेटली ये हम कल तक या परसों तक आपको अच्छा ऑथेंटिकेटेड सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके साथ ही साथ जो है, अब बिल्कुल कमेंट करके मुझे अपना स्कोर बताएं इस पेपर में, जो लोग अभी देख रहे थे, तो कमेंट करके अपना स्कोर मुझे बिल्कुल जरूर जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। और समीक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, कोई भी आपका आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम बहुत सारे आईटीआई प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ से सिलेक्ट भी हुए हैं, इंटरव्यू प्रोग्राम्स का उन्होंने फायदा भी लिया था, वो रिजल्ट मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब और उस पर सभी जाके, तो बहुत सारे आईटीआई प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ से बनाए गए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पेपर का सॉल्यूशन।